नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज के इस ऑनलाइन चर्चा कार्यक्रम में आज का जो विषय है अनुच्छेद 340 एक विस्तृत विश्लेषण। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के सीनियर अधिवक्ता आदरणीय राजेंद्र कुमार साहू जी, और बिहार से श्री मनोज कुमार जी जो सम्मानित समाज सेवी है, और उसी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय रामदयाल चौरसिया जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, जो अति पिछड़ा समाज महासभा के अध्यक्ष भी हैं। और साथियों, ये आर्टिकल 340 पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज का ये जो कार्यक्रम बुलाया गया है, ये हमारे दर्शकों की तरफ से है। बहुत सारे दर्शकों ने हमारे जब से लाइव टीवी कार्यक्रम चला है तब से बहुत सारे सवाल पूछे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि आप बार बार आर्टिकल 340, 15(4), 16(4), 325, 332, 41, 31 सब का चर्चा करते हैं, लेकिन ये है क्या चीज? तो उन दर्शकों को ये बात बताने के लिए कि आर्टिकल 340 क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन लोग इसके अंदर आते हैं, ये दर्शकों के आए हुए सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने ये बुलाई है 340 पर विस्तृत चर्चा करने के लिए। और मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ आदरणीय राजेंद्र साहब सर के पास, जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं नई दिल्ली में। सर, जो है ये आर्टिकल 340 क्या है, सबसे पहले तो ये मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। हमारे दर्शक जो है बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि 340 क्या है। जी सर। थैंक यू प्रोफेसर जी सिंह जी, और आज के पैनल में शामिल दो और पैनलिस्टों को जय भारत। आपने एक बहुत ही सटीक मुद्दा रखा है डिस्कशन के लिए कि आर्टिकल 340 क्या है। 340 जो है ये कहता है कि जो हम लोग ओबीसी की बात करते हैं, बराबर की ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, तो ओबीसी क्या है इसी को डिफाइन करता है 340। बेसिकली ये ओबीसी जो टर्म आया है ये कैसे आया है ये देख। तो जनरली रूप में बैकवर्ड, ये जो ओबीसी है इसको कहा गया है अदर बैकवर्ड क्लास। तो जितने भी SC ST हैं और ओबीसी, उनको सब मिला करके एक सामूहिक रूप से इनको बैकवर्ड कहा जाता है। तो SC ST को निकालने के बाद बैकवर्ड से जो बच गया उसी को कहा गया अदर बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड में SC ST को जो निकाल दिया गया अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया। तो ये तीनों मिला करके बैकवर्ड क्लास होते हैं। अब है कि SC के बारे में जो है आर्टिकल 341 दिया है कि कौन से लोग SC में आएंगे, तो उसकी पहचान करने का तरीका 341 में है। फिर ST कौन होंगे, तो इसकी पहचान करने का जो तरीका है वो दिया गया 342 में। वो भी है अदर बैकवर्ड क्लास, उसकी पहचान कैसे हो, इसके पहचान के जो तौर तरीके हैं वो संविधान के आर्टिकल 340 में दिया गया है। अब 340 क्या कहता है? ओबीसी के बारे में कहता है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होगा उसे अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी का मतलब है कि उसमें सामाजिक पिछड़ापन हो और शैक्षणिक पिछड़ापन हो। सामाजिक पिछड़ापन का मतलब है जो समाज में उनकी जो है पूंजी, सामाजिक पूंजी उनकी निम्न हो। आवाज फंस रही है सर। हेलो, आवाज फंस गई सर। जी ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। तो ये 340 में बताया गया है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोग हैं तो इसकी पहचान कौन करेगा। तो इसी आर्टिकल में बताया गया है हर राज्य की सरकार जो है वहाँ के गवर्नर को देंगे लिस्ट बना के कि ये हमारे यहाँ सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हैं, और वह रिकमेंडेशन फिर आएगा राष्ट्रपति के पास।
फिर राष्ट्रपति जी उनको जो है मंजूरी देंगे और उसके एक नोटिफिकेशन लाएंगे, और उनके नोटिफिकेशन के बाद उन सारी जातियों को जो है ओबीसी के रूप में जो है मान्यता दी जाएगी। अब जैसे मंडल कमीशन ने ओबीसी की पहचान की थी, गणना की थी, उन्होंने ओबीसी गणना के लिए 3 तरह के कैटेगरी लिए थे। एक तो सामाजिक मुद्दा लिए थे, दूसरा शैक्षणिक मुद्दा लिया था, तीसरा जबकि संविधान में कहीं नहीं कहता है फिर भी उन्होंने कंसीडर किया आर्थिक मुद्दे को। तो 4 पॉइंट उन्होंने लिया था सामाजिक के तौर पे, फिर उन्होंने 3 मुद्दे लिए थे जो शैक्षणिक के रूप में, 4 मुद्दे उन्होंने लिए थे आर्थिक के रूप में, और इन सबों को मिलाकर के उन्होंने 22 पॉइंट का एक क्राइटेरिया बनाया था और कहा था जो भी जाति 22 में से 11 पॉइंट स्कोर कर लेगा उसे हम ओबीसी मानेंगे, उसको सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा मानेंगे। अब सामाजिक तौर पर पिछड़ा कौन कहलाएगा, इसकी डिफिनेशन में उन्होंने कहा था कि अगर किसी समाज में, जैसे देश में औसत है कि लड़कियों की शादी 17 साल में हो जाती है, तो मान लीजिए कि देश में 60% लड़कियों की शादी 17 साल से नीचे हो जाती है, तो जिस जाति में 60% नेशनल एवरेज है, अगर किसी जाति का यह एवरेज 60 से ऊपर हो जाता है, मतलब 17 साल से नीचे लड़कियों की शादी होने की प्रतिशत जिस जाति में ज्यादा होगी उसे हम सामाजिक पिछड़ा के पॉइंट देंगे उसे। तो मान लीजिए किसी जाति में लड़कियों की शादी 17 साल से पहले होती है, वो उसमें 25% की छूट दी है, मतलब कि अगर 60% नेशनल एवरेज है तो 25% मतलब 15 और जोड़िए 75। तो जिन जिन जातियों में लड़कियों की शादी 17 साल से पहले होने की प्रतिशत अगर 75 या उससे ज्यादा होगा उसे सामाजिक तौर पर पिछड़े मानेंगे। तो देखिए कई जाति ब्राह्मण के भी हैं, जो जैसे गोसाई समुदाय के लोग हैं, ब्राह्मण होते हुए वो पिछड़ा माया, क्योंकि उसके क्राइटेरिया में वो आ गया था कि इनमें भी जो है इस तरह की सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन है। फिर इस तरह दूसरा पॉइंट उन्होंने और लिया था, मान लीजिए कि कोई जाति में महिलाएं भी जो है पुरुषों के साथ अपने पुश्तैनी काम करती हैं, तो अगर उसकी 50% महिलाएं, उस जाति की 50% से ज्यादा महिलाएं अगर वो भी बाहर निकलकर पुरुषों के साथ अपने पुश्तैनी काम करती है तो उसके पिछड़ी जाति मानी जाएगी। जनरली देख लीजिए कि आप जो किसान है, मजदूर हैं, या मिल्कमैन है, आयल मैन है, कारपेंटर है, बार्बर है, या आपके जो ये ले लीजिए ब्लैक स्मिथ है, इनकी महिलाएं भी जो है कई काम पुरुषों के साथ मिलकर करते हैं, अपने घर से बाहर निकल कर साथ देते हैं। ऐसी जातियां जिनकी प्रतिशत 50% से ज्यादा जिनकी महिलाएं जो है जिस जाति की वो बाहर निकल के काम करती हैं तो उनको माना गया पिछड़ी। फिर इसमें माना गया कि अगर किसी जाति में मैट्रिक पास करने वालों की बच्चों की संख्या नेशनल एवरेज से 25% कम हो, मान लीजिए 60% बच्चे जो है मैट्रिक करते हैं, अब किसी जाति में अगर वो 45% या उससे कम बच्चे मैट्रिक कर रखे हैं तो वो जाति पिछड़ी में आएगी, शैक्षणिक पिछड़ापन उसमें आ जाएगा। जी लगता है वकील साहब से हमारा संपर्क जो है कट गया है। क्या हो गया, फिर से लाइन कटना शुरू हो गया आज से है? आज लाइन कटना शुरू हो गया, जो आज मेन मुद्दे पे आ गया ना जी। तो हाँ वही बात मैं अभी कर रहा था कि अगर किसी में मैट्रिक पास करने वालों की बताया भी कि अगर उसमें नेशनल एवरेज मान लीजिए 60% है कि 60% बच्चे मैट्रिक पास करते हैं,
लेकिन किसी जाति में 25% उससे नीचे, मतलब 45% का, 60 का 15%, 25% 15 लेस हो जाएगा तो 45%। तो जिस जाति में 45% से कम है मैट्रिकुलेट, वो शैक्षणिक पिछड़ापन में आ जाएगा। फिर एक है कि अगर किसी परिवार की औसत संपत्ति, अब देखिए आज के दिन जो पर व्यक्ति संपत्ति है वो 50 लाख रुपया आता है। तो अगर हम एक परिवार की गणना 4 व्यक्ति के हिसाब से करें तो आज के जमाने में एक परिवार की औसत संपत्ति 2 करोड़ रुपया होता है। तो इसका 25% आप लीजिए तो 50 लाख लेस कर दीजिए, तो मतलब कि 1.5 करोड़ रुपया आज के जमाने में जिस परिवार की संपत्ति 1.5 करोड़ से कम है, वह परिवार जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा। तो ये क्राइटेरिया था। उस समय मंडल जी बना रहे थे तो 40 लाख रुपया माना जाता था कि पारिवारिक आय जो है औसत है। तो जिस परिवार की आय 30 लाख रुपया से कम हुआ था, उन सबों को आर्थिक पिछड़ापन में गिना गया था। तो इस तरह के बहुत सारे उन्होंने पॉइंट लिए थे, करीब 11 पॉइंट थे और 11 मुद्दों पर उन्होंने बात की थी, 2-2 पॉइंट का, तो 22 पॉइंट थे टोटल। 22 पॉइंट पर उन्होंने जिस जाति को 11 पॉइंट स्कोर हुआ था उसको उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना गया था। तो संविधान में बार बार हमें कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होना चाहिए। उसमें मतलब सामाजिक तौर पर उसे नीच कहा जाता हो, सामाजिक तौर पर उसे छुआछूत भी कहा जाता हो। तो जिन जातियों को सामाजिक तौर पर अपने को अपमानित होना पड़ता है, वह जाति जो है सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा। उसकी जो है सामाजिक पूंजी 0 हो जाती है। अगर कोई ओबीसी या दलित पैसे वाला भी है तो उसका जो है मान सम्मान एक गरीब ब्राह्मण के समक्ष 0 है। तो इस वजह से माना गया कि जिस जाति के लोगों की संपन्नता होते हुए भी अगर सामाजिक तौर पर मान मर्यादा उसके पास नहीं है, वो अपमानित होता है, तो उस व्यक्ति को सामाजिक पिछड़ा कहा जाएगा। फिर है जिसमें पढ़े लिखों की संख्या भी दिखाया गया कि मैट्रिकुलेट कितने हैं, कितने जल्दी उनके यहाँ शादियां हो जाती है, कितनी उनकी महिलाएं भी काम करने को विरोध है, उनके बगैर उनका परिवार नहीं चल सकता है। फिर वह जो है औसत की जो संपत्ति है उसमें उसकी भागीदारी कितनी है। आज के दिन देखिए कि औसत जो आय है, प्रति व्यक्ति आय आप लोग जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, वो 15,000 रुपया आता है एक व्यक्ति। अगर 4 व्यक्ति का परिवार मानते हैं तो 60,000 रुपया आज के दिन हमारे आंकड़े बोलते हैं कि इस देश में हर परिवार की आय 60,000 रुपये है। अगर इस बात को आप लागू किया जाए तो आज देश में हम कहीं अमेरिका से ज्यादा अमीर हैं कागजों पे, लेकिन इसी देश में कम से कम जो है 50 करोड़ लोग जो है भूखे सोने को मजबूर है। तो ये देखिए विडंबना कैसी है कि कहाँ गया आखिर 15,000 रुपये जो पर व्यक्ति आय है, वो कहाँ गया, किसके पास गया। एक परिवार को अगर 15,000 महीना दे दीजिए तो आज वो भूख मरने की नौबत ना आए, उसके पास एक सम्मानीय जीवन जीने की उम्मीद हो जाएगी। लेकिन आज क्यों 50 करोड़ से ऊपर आज भी जो है सम्मानित जीवन नहीं जी पा रहे हैं। अभी 15,000 रुपये पर कैपिटा इनकम जा कहाँ रहा है आज के दिन, जबकि सरकारी रिकॉर्ड नहीं बोलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो डिफाइन करता है। जी सर, मैं आपको थोड़ा बाद में कौन है सर? जी सर, वकील साहब, मैं आपको थोड़ी देर बाद लूं। जी और इस मुद्दे को मैं रोकते हुए आपको आगे ले लेता हूँ सर। हमारे बीच में उपस्थित है मनोज कुमार जी, जो बिहार में जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मनोज कुमार जी, मनोज कुमार जी हाँ, इस विषय पर जो चर्चा, हाँ सर बोलिए। इस विषय पर जो चर्चा चल रही है आर्टिकल 340 पर, उस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ये आर्टिकल 340 पर चर्चा हो रही है, आज क्या दशा है इसकी 340 के संबंध में? देखिए, इसमें 340 में जो पिछड़ी जातियों को चिन्हित कर उनको प्रतिनिधि देने का जो
बात कहा गया था, तो इसमें उसमें जो जनसंख्या है ये तो हमें आज के संदर्भ में मालूम नहीं कितने है पीछे। तो मंडल आयोग ने जो 27% का जो रिजर्वेशन रिकमेंड किया था वो जनसंख्या उसमें 52% 1931 में उसके आधार जनसंख्या के आधार पर था। तो अभी जो स्थिति है कि जब हमारी जनगणना फिर से होगी, नहीं मान ली हमें ये मांग भी करना होगा कि 2021 में जो जनगणना हो उसमें पिछड़ी जातियों की भी जनगणना हो, तभी सही तस्वीर आ पाएगी और इसमें और भी जातियां इसमें जुटेंगी। जो आदरणीय एडवोकेट साहब ने जो विस्तार से काफी अच्छी जानकारी दी, तो उस पैरामीटर पर जब देखा जाएगा तो और भी जातियां इसमें जुटेगी। तो अभी जो स्थिति है वो तो बहुत पुरानी है, उसके अनुसार हमारा 27% है जी। पहले तो हमारी जनसंख्या पता चले कि पिछड़ी जातियों की जनसंख्या कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पर सारा आगे हमारा लड़ाई जो है वो रहेगा और इसी से हमें फायदा होगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जो आपने कहा कि अभी हमारी संख्या का पता नहीं है और हमारी जनसंख्या का भी पता चलना चाहिए। तो चौरसिया जी, हाँ, आर्टिकल 340 पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। आप अति पिछड़ा समाज महासभा के जो है अध्यक्ष भी हैं। माइक अपना जो है खोल लीजिए। तो आप सुल्तानपुर से है, तो आर्टिकल 340 पर हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल है। जैसे अभी आर्टिकल 340 क्या है, डॉक्टर एडवोकेट राजेंद्र साहू सर ने बताया उसको विस्तार से। उसके आगे मैं लेके चलना चाहता हूँ कि भारतीय समाज व्यवस्था के वे कौन से लोग हैं जो आर्टिकल 340 में शामिल किए गए, क्योंकि आप अति पिछड़ा समाज महासभा के जो है अध्यक्ष हैं। उस अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि आर्टिकल 340 में भारतीय समाज व्यवस्था के कौन से लोग शामिल किए गए। ये तो आपने बताया कि भाई जो है वकील साहब ने कुछ बताया। जी सर, जी 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 अभी वकील साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और किन किन पैरामीटरों पर मंडल कमीशन ने काम किया। सर, मैं थोड़ा सा इसके इतिहास पर चर्चा करना चाहता हूँ। हम लोग जानते हैं एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है जो सूचीबद्ध जातियां की गई हैं, जो वह जातियां जो अछूत जातियां थी, जो सबसे अधिक पीड़ित थी, उनको एक सूची बनाई गई उन जातियों की जो सबसे अधिक पीड़ित थी, उनको कहा गया शेड्यूल कास्ट सर। इसके बाद और जो जातियां जंगल में चली गई थी, जो बहुत सबसे अधिक पिछड़ेपन थी, उनको शेड्यूल ट्राइब कहा गया। इसके बाद 1931 की जनगणना, भारत में 1931 की जनगणना जो सबसे बाद की जाति आधारित जनगणना है, 1931 की जनगणना हुई है। 1931 के बाद आज तक भारत में कभी भी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। तो 1931 के आधार पर जो जातियां शेड्यूल कास्ट में चली गई थी वो शेड्यूल कास्ट में थी, जो शेड्यूल ट्राइब में चली गई थी उनको शेड्यूल ट्राइब में सम्मिलित किया गया। और इन जातियों को डॉक्टर अंबेडकर और हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण इन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जातियां हैं, इनको 4 क्षेत्रों में उनके संघर्ष के बलबूते पर आरक्षण मिला। वो जो वहां 1931 के जो गोलमेज सम्मेलन थे, वहां और सब बहुत सारे अधिकार लेके आए हो और उन अधिकारों के सापेक्ष में उनको 4 क्षेत्रों में आरक्षण मिला। एक सामाजिक क्षेत्र में आरक्षण मिला। आप देखते हैं कि कहीं भी किसी भी होटल में किसी भी होटल या किसी भी सार्वजनिक प्लेस पर किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के साथ यदि ऐसा अन्याय, सामाजिक अन्याय होता है तो उनको संरक्षण वहां प्राप्त किया गया, वहां उनको आरक्षण दिया गया। आर्थिक क्षेत्र में भी उनको आरक्षण मिला। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र में भी उनको आरक्षण मिला। हम लोग जानते हैं कि संसद में, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 131 सांसद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जाते हैं, 87 उसमें और 31 राज्यसभा में। तो ये उनको 4 क्षेत्रों में उनके हमारे महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत 4 क्षेत्रों में उनको आरक्षण मिला, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में। और जो आवाज में सर, चलिए, हाँ सर, ट्राई कर रहा हूँ। तो नहीं, आवाज ठीक आ रही है। ठीक, थैंक यू सर। तो 4 क्षेत्रों में उनको आरक्षण मिला। और जब हमारा संविधान बन रहा था तो जो ये यादव से लेकर और जो जातियां थी
जिन जातियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार थी, इन जातियों के लिए लेकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये कहा, पटेल जी के पास गए और उनसे कहे कि जो जातियां पिछड़ी हैं इनको कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ संविधान में व्यवस्था की जाए कि इनको कुछ सपोर्ट किया जाए। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब सरदार पटेल जी से कहते हैं तो सरदार पटेल जी कहते हैं कि आखिर ये कौन है। तो डॉक्टर अंबेडकर भी समझ जाते हैं कि वास्तव में ये एक पहले चिन्हांकन होना बहुत जरूरी है कि ये चिन्हांकन होना तो उन्होंने आर्टिकल 300 जी सर, चिन्हांकन होना बहुत जरूरी है कि ये कौन है, क्योंकि ये एक लीगल प्रश्न था कि आखिर पिछड़े कौन है। पिछड़ों को तो हमने दे दिया, जो कि वो चारों क्षेत्रों में आरक्षण उनको मिल गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में आरक्षण उनको दे दिया हमने, तो अब पिछड़ा कौन रह गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए ये पिछड़े जो हैं इनको भी चिन्हांकन करके देना है। तो उस समय चूंकि चिन्हांकन नहीं हुआ था इन जातियों का, तो फिर डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद संविधान के भाग 16 में भाग 16 में जो जातियों के लिए विशेष रखा गया था, भाग 16 के में अनुच्छेद 340 रखा है, जिसमें ये व्यवस्था की जैसे ही भारत की गवर्नमेंट आएगी और उसका ये पहला कार्य होगा कि वो एक आयोग गठित करेगा और इनको जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं इनका चिन्हांकन कराएगा और इनको पूरा लाभ दिया जाएगा। और उस क्रम में जो कि जब गवर्नमेंट हमारी बनी तो माननीय प्रधानमंत्री उस समय जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो इस बात को टाल मटोल कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने काफी संघर्ष किया और 3-4 बिंदुओं को लेकर उन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। उसमें था हिंदू कोड बिल और अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के गठन को लेकर, और इसके लिए और 2 बिंदु और थे, 4 बिंदुओं को लेकर उन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं इसको सड़क पर उठाऊंगा, लोगों के बीच में उठाऊंगा। और इस संघर्ष के क्रम में वो 1901 उसके पहले एक वाकया हुआ था सर 48-49 में लखनऊ में एक जो माननीय शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के नेतृत्व में एक पिछड़ा वर्ग और ये जो पिछड़ा समाज था जितने SC ST OBC की एक रैली की गई और उसमें कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। और उसमें उस समय के, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उनको भी वहां बुलाया गया। और डॉक्टर अंबेडकर से शिवदयाल सिंह चौरसिया पूछते हैं कि सर आपने संविधान तो अच्छा लिखा है लेकिन इसमें हम लोगों के लिए क्या है। और जब वो कार्यक्रम चल ही रहा था तो उस कार्यक्रम के समय ही जब रेला आ रहा था, रेला मतलब हमारे लोग SC ST OBC के लोग जब रैलियों में आ रहे थे और उस भीड़ को देखकर डॉक्टर अंबेडकर बहुत खुश हुए और उन्होंने शिवदयाल सिंह चौरसिया को इंगित करते हुए कहा, चौरसिया जी देखिए यदि हमारा समाज इसी तरह से जागरूक हो जाएगा तो ये जो मुख्यमंत्री उस समय के थे पंत जी, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हमारे समाज के लोगों के जूते के फीते बांधने और खोलने में गर्व महसूस करेंगे। जिस दिन हमारा समाज जागरूक हो जाएगा उस दिन ये स्थिति होगी। तो ये सब चला था। उसकी फिलहाल हो तो उसकी बहुत बड़ी लाइन है। उनके जवाहरलाल नेहरू ने से इस पर स्पष्टीकरण भी मांगा था, वो दिया था, वो सारी चीजें हैं, वो तो बात की बात है। इसके बाद जब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा कानून मंत्री के पद पर 1951 में दिया और इसके बाद वो गए यश चंद्रापुरी, वहां बिहार के हमारे साथी सर जुड़े हुए हैं, तो बिहार में यश चंद्रापुरी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम पिछड़े वर्ग के लोगों को जगाने के लिए यश चंद्रापुरी के नेतृत्व में वहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और उस कार्यक्रम को जब आयोजन किया गया तो यश चंद्रापुरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत धमकाया और उनको संदेशा भिजवाया कि आप बड़े बनने के लिए करना चाह रहे हो ना, आओ आपको मैं कैबिनेट मंत्री बना देता हूं, ये कर देता हूं, क्या चाहते हो। यश चंद्रापुरी जब नहीं माने तब फिर दूसरा तरीका अपनाया, बाबू जगजीवन राम को बुलाया गया। देखिए एक कहावत है कि जब किसी पेड़ को काटना होता है तो कुल्हाड़ी में जो बेट होता है वो लकड़ी का ही होता है। तो बाबू जगजीवन राम को उन्होंने लगाया कि मीटिंग सफल नहीं होनी चाहिए डॉक्टर अंबेडकर की, तो उन्होंने वो डॉक्टर अंबेडकर की मीटिंग सफल ना हो इसलिए
जगजीवन राम जी ने भोला पासवान को लगाया। भोला पासवान ने फिर उस मीटिंग में पत्थर फेंका और उसी पत्थर की चोट से बाबू जगदेव कुशवाहा जी को पत्थर लगा और उसी के बाद में उनका देहांत होता है। जब डॉक्टर अंबेडकर उस पर मंच पर आते हैं भाषण देने के लिए, तब जब पत्थर आता है तो उसको रोकने के लिए जगदेव कुशवाहा सर जी आगे आ जाते हैं, उसको अपने शरीर पर रोकते हैं और उनको गंभीर चोट आती है और वो हम लोगों के बीच में कुछ दिनों के बाद नहीं रहते हैं। तो ये इतनी घटनाएं होती हैं, तब जवाहरलाल नेहरू को लगता है कि नहीं, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो थक हार कर जवाहरलाल नेहरू ने फिर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसको हम काका कालेलकर पिछड़ा वर्ग आयोग से नाम, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर। काका कालेलकर कौन था? ये काका कालेलकर एक गांधीवादी पूना का ब्राह्मण था, उसकी अध्यक्षता में किया गया। और उस आयोग के जो सदस्य थे, उन सदस्यों में से जो सदस्य थे, शिवदयाल सिंह चौरसिया जी थे, जो सबसे कर्मठी व्यक्ति थे, श्री शिवदयाल सिंह चौरसिया जी थे, और श्री टी मेरी अप्पा जी थे, श्री पीजी शाह जी थे, श्री अरुण औरंगजेब जी थे, अनूप सिंह जी थे। और इसमें काका कालेलकर तो स्वयं ब्राह्मण थे, और आप देखेंगे डॉक्टर अनूप सिंह भी थे। मतलब आयोग था पिछड़ा वर्ग आयोग, और लोग थे, जो अध्यक्ष था वो खुद ब्राह्मण था और जो सदस्य थे उसके, और इसमें से जी सर, जी सर, सवाल यहाँ अधूरा अभी रह गया। सवाल ये है कि इस 340 में किस, जैसे भारतीय समाज व्यवस्था में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये चली हुई जो भारत की समाज व्यवस्था है पारंपरिक जिसे कहते हैं, तो ये 340 सवाल यही है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली जो भारतीय समाज व्यवस्था है, इसमें 340 में कौन से वर्ण के लोगों को शामिल किया गया था? हाँ, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे सर। तो इस 340 में शूद्र लोगों को ही शामिल किया गया, केवल शूद्र। देखिए, इसके लिए एक चीज और सर हम कहना चाह रहे हैं, हमारे जो सबसे संघर्षपूर्ण, सबसे अधिक हमारे लिए किसी ने सबसे अधिक संघर्ष किया है सबसे प्रथम बार, तो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने। उतना संघर्ष किसी ने, सबसे पहले आरक्षण की मांग उन्होंने की सबसे पहले। तो ज्योतिबा फुले जी कहते थे शूद्र अतिशूद्र, तो जो अतिशूद्र में जो जातियां थी वो अछूत जातियां थी, उनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कहा गया। और जो शूद्र जातियां थी, जो जिनको ज्योतिबा फुले जी शूद्र जातियां कहते थे, वो आज की ये शूद्र जातियां ही ओबीसी हैं, जिनको जिसमें जी सर, जितने जी सर, ये जो शूद्र जातियां हैं उन्हीं को 340 में क्या एसईबीसी कहते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास? जी सर, सोशली रूप से, चाहे जो इनको हम एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जो शूद्र जातियां हैं, इनको अब यदि पहले, अब तो व्यवस्था थोड़ी सी सर संविधान के अनुसार थोड़ा सा हम लोगों को अधिकार मिला, थोड़ा सा वो हो गया। नहीं तो ये हम लोग जब कार्य करने, जैसे कोई प्रोग्राम होता था इन लोगों के यहाँ, तो हम लोग जब कार्य करने जाते थे, कहा जाता था छोला और निकोला, दो शब्द प्रयोग किया जाता था। तो जो शेड्यूल ट्राइब की जातियां, छोला और निकोला सर, छोला और निकोला, मतलब इसका मतलब ये है जी सर, छोला मतलब वह जातियां जो इनके वहां जो गंदगी होती थी उसको साफ करते थे, घास छीलते थे, मतलब उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो छोलते थे, मतलब घास को छीलते थे और साफ सूफ करते थे, साफ सफाई बढ़िया से करते थे, और जैसे कुत्ते टट्टी किए और सब जो चीज, क्योंकि उस व्यवस्था को, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनको। और निकोला जो सब्जी आदि को निकोलते, आलू को छीलते थे, सब्जियां बनाते थे, सब्जियां बनाने का, लेकिन जैसे ही पूरी बननी शुरू होती थी, इनको कोई अधिकार नहीं था छूने का। सब्जी बनाया इन्होंने, सब्जी को छीला, आलू को छीला, सब्जी पकाया, तैयार किया, तैयार हो गई सब्जी। अब जब वहां चली गई रसोई घर में, तब अब इनको छूने का अधिकार नहीं है। ये है निकोला जी सर, दो कैटेगरी में, छोला और निकोला। तो जो अतिशूद्र जातियां थी उनको छोला कहा गया, और जो शूद्र जातियां थी जिनको ज्योतिबा फुले ने, उनको निकोला, सब मतलब कि सब्जी उब्जी तो बना सकते थे, लेकिन छूने का अधिकार उनके प्रोग्राम में इनको नहीं था। और सामाजिक रूप से पिछड़े जितने भी सर कामगार जातियां हैं, जितने भी कामगार, चाहे यादव हो, चाहे कश्यप हो, चाहे कुम्हार हो, बरई हो, मतलब जो भी जातियां हैं अहिर से लेके भंगी तक, ये सब शूद्र जातियां ही हैं। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चौरसिया जी। वकील साहब के पास सिम चलेंगे कानूनी पहलू पर। सर जो है राजेंद्र साहब सर, अभी चौरसिया जी ने बात बताई कि जो भारतीय समाज व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण की जातियां थी वही एसईबीसी हैं, और आपने उनका पक्ष बताया था।
तो अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जो है जब भारत का संविधान में ये बात चर्चा हो रही थी, ये 16 जून 1948 को जो आर्टिकल 340 जो है इसके लिए रखा गया था, चर्चा के लिए रखा गया था, उसका मूल आर्टिकल मूल मसूदे में 301 था। तो 301 जब था तो जब ये रखा गया डिबेट के लिए, क्योंकि आज हम 340 पे चर्चा कर रहे हैं, उनके परिणामों पे चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, तो जब उसे रखा गया इस चीज के लिए, तो सबसे पहले एच.वी. कामत और शिवलाल सक्सेना इन आदि लोगों ने जो है ये सवाल उठाया। तो उसमें एक शब्द था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस आर्टिकल 340 के भाग 1 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट ए कमीशन, शैल अपॉइंट ए कमीशन, और दूसरे भाग में था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जी आवाज कट रही है, तो वो जो सेल की जगह पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, इस सेल माने होता है गा करेगा माने बाध्यकारी होता है, और उन्होंने कहा कि इसकी जगह पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे अपॉइंट ए कमीशन रहा, यहाँ पे ये होना चाहिए। तो शैल और मे का जो डिफरेंस है, शैल माने गा करेगा बाध्यकारी होता है, और मे माने कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति एक आयोग गठन करेगा और ऐसे एसईबीसी सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन गठन करेगा। तो इस विषय पे जो चर्चा हुई तो वहां पर ये प्रस्ताव गिर गया, अम्बेडकर साहब अकेले पड़ गए, तो ये बाध्यकारी शब्द जो था शैल हटाया गया और में रखा गया। तो इस तरह के बहुत सारे मतलब मैटर्स आए गए, ये बहुत बड़ा रोड आ गया इसके दबे पिछले जातियों के उत्थान के लिए जो बातें हो रही थी। तो मैं वकील साहब के साथ फिर चलना चाहूंगा। सर, जो आर्टिकल 340 है इसके जो है ये तो है उसको क्या उसका अनुपालन आज तक हुआ? उसके 340 के प्रीप्रेक्स में काम करने का जो घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम में देरी होने का कारण क्या है? कौन लोग ऐसे थे जिन्होंने इसमें अड़ंगा लगाया इस चीज का, जिस बात को हमारा ओबीसी आज नहीं समझ पाया? जो पिछड़ी जाति के लोग जो आज ये आरोप लगाते हैं संविधान में हमारे लिए कुछ नहीं है, तो आर्टिकल 340 जो है एसईबीसी अभी तक चर्चा में निकल करके आया है कि एसईबीसी उन लोगों के लिए रखा गया जो भारतीय समाज व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण के लोग थे, जो सेवा का काम था जिनका और कोई अधिकार उनको नहीं था। तो ये कैसे कहते हैं कि अम्बेडकर साहब ने जो है नहीं काम किया? जो 340 ठीक तरह से लागू नहीं हो पाया और उसके कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे बचे जो अभी तक इसको लागू नहीं कर पाए, इन पर विस्तार से मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ। दर्शक का भी यही मूड है कि 340 बनने के बाद ये देरी क्यों हुई 1990 तक आते आते जो है, कौन कौन से अड़ंगे किन किन लोगों ने इस पर अड़ंगा लगाया, इसी बात को लेकर इसी पर चर्चा आप करनी है सर। थैंक यू प्रोफेसर साहब। अभी देखिए चौरसिया जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी अपने पिछले इतिहास की जी। तो एक बात देखिए, अगर सरदार पटेल जी चाहते जी। तो 340 के अनुरूप शेड्यूल भी ओबीसी शेड्यूल बन जाता, क्योंकि 31 की जनगणना ऑलरेडी थी और एससी एसटी का जो भी बेनिफिट दिया जा रहा था वो 31 के जनगणना के हिसाब से दिया जा रहा था। तो अंग्रेजों ने साइमन कमीशन जब 1927 में आया था भारत में, तो उसका बहुत विरोध हुआ था। गांधी जी ने विरोध किया था, लाला लाजपत राय ने तो इतना विरोध किया कि उसी विरोध के कारण उसकी जान भी गई, लाला लाजपत राय की। और उस आयोग को 3 लोगों ने बहुत जम के स्वागत किए थे। एक शिव दयाल चौरसिया जी, दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर और तीसरे छोटू राम, जो जाटों के लीडर थे। तो छोटू राम मेन मकसद था कि जो जाट समुदाय है वो जमीन होल्ड करते हैं तो उन सभी को जमींदार बना देना। तो जिन जाटों के कब्जे में जमीन था उनका जो है दाखिल खारिज उन्होंने करवा दिया और उसके नाम पट्टा करवा दिया। तो उससे क्या हुआ कि आज जो भी जाट हैं सब जमींदार मिलेंगे और उनका पुराना रिकॉर्ड भी मिलेगा, फर्द भी उनके नाम मिलेगा। तो ये छोटू राम ने काम किया जाटों के लिए। और बाबा साहब चाहते थे कि सबका जो है भागीदारी संविधान में हो और उसका प्रतिनिधित्व मिले उसका आरक्षण की तरह। तो जब ये बात लेकर के अभी जिसे बताया चौरसिया जी ने पटेल जी के पास गए, तो पटेल जी एससी एसटी आरक्षण के फेवर में थे
लेकिन वो नहीं चाहते थे कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। वो कहीं न कहीं नेहरू की भाषा बोल रहे थे, गांधी की भाषा बोल रहे थे। गांधी जी तो वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे थे। गांधी जी ने कहा कि इनको अलग, शूद्रों को अलग प्रतिनिधित्व देने का मतलब है कि वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगा और हिंदू विभाजित हो जाएगा। तो गांधी जी की सोच कभी भी इन वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की नहीं थी, और यही सोच कहीं न कहीं नेहरू में भी थी और पटेल में भी थी। अगर पटेल जी चाहते, अंबेडकर जी के बातों पर कहते कि जिस तरह शेड्यूल आपका बन गया है उसी तरह एक ओबीसी का शेड्यूल बन जाए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 31 का ज्यादा दिन नहीं हुए थे, करीब 19 साल 20 साल पहले का जनगणना हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो शेड्यूल बनवा के चाहते तो लागू करवा देते। लेकिन इसके ओबीसी आरक्षण के खिलाफ पटेल भी थे और उन्होंने बहुत पुरजोर विरोध भी किया था हाउस में। वो ऑलरेडी जो आरक्षण कमेटी के वो जो थे वो चेयरमैन थे, वो चाहते तो करवा सकते थे, तो पटेल जी नहीं चाहते थे कि ओबीसी का आरक्षण हो। ये तो बाबा साहब ने अपनी मतलब बहुत ही जोर जबरदस्ती करके उन्होंने 341 340 के साथ में 341 42 जो SC ST के लिए बना हुआ है कि उसका पहचान हो, तो उन्होंने जबरदस्ती डाला कि हम 340 चाहते हैं, इनका पहचान आप बाद में कर लीजिएगा और इनको दीजिएगा। लेकिन पटेल जी इस पक्ष में नहीं थे। दूसरी बात, अभी जैसे इन्होंने बताया चौरसिया जी ने कि शूद्रों के लिए 340 है, तो मंडल कमीशन ने, हालांकि मोस्टली तो वही जातियां है ही, शूद्रों की ही जातियां इसमें आती है, लेकिन मंडल कमीशन की उदारता देखिए। गुजरात का ठाकुर ओबीसी है, आपका यूपी का गोसाई जो है, बिहार का गोस्वामी, ये सारा आता है ओबीसी में। उड़ीसा का महापात्रा, ये सब ब्राह्मण है वहाँ, जो मृत्यु के बाद ब्राह्मण का काम करते हैं वो महापात्रा कहलाते हैं। तो वो लोग जो है ब्राह्मण होते हुए भी जो है आ गए हैं ओबीसी में। उसके बाद उन्होंने सिर्फ ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुछ जैन वर्ग के लोग भी हमारे यहाँ वो है ओबीसी में आते हैं। मीटिंग में कुछ जैन समुदाय के लोग भी आए थे, बोले मैं भी आता हूँ ओबीसी में। तो ब्राह्मण से भी, और कई एरिया में आपको चौहान है, जो चौहान को भी लिया हुआ है, ठाकुर है गुजरात का, वो आता है। तो आपके क्षत्रिय भी हैं, वैश्य वर्ग से भी लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ण के हैं, इसमें चारों वर्ण के हैं। अब उनकी संख्या कम है तो अनुपात वाकई उनका कम रहेगा, जब उनकी जनसंख्या कम है तो अनुपात भी कम रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये शूद्रों को ही लिया गया, इसमें चारों वर्ण के लोग हैं। फिर सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं है, 52% जो कैलकुलेशन आया था मंडल कमीशन में, तो उसमें 41% जो है लोग वो हिंदू समाज के ओबीसी हैं और 11% जो है वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। तो 52% में 11% जो है आपको मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपके जो है बौद्ध और जैन, ये सारे बहुत सारे जो धर्म के लोग हैं वो 11% में आते हैं। तो 52% में 11% तो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, 41% हिंदू समाज के लोग हैं। इसलिए ओबीसी का जो गठन किया गया है, लिस्ट जो बनी है, वो किसी एक वर्ण का या एक धर्म का नहीं, बल्कि उसमें सारे वर्णों का, सारे धर्मों के लोगों का वो लिस्ट बना हुआ है। तो इसलिए बहुत ही एक सेकुलर लिस्ट है, इसको अगर कह सकते हैं। तो मंडल जी ने बहुत ही सूझबूझ से ये लिस्ट बनाई है। दूसरी बात है कि ये 52% करने की बात, क्योंकि वो एक एम बालाजी का केस आ गया था 65 में कि नौकरियों में आपको 50%, हाँ 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं मिलेगा। तो चूंकि SC ST का दोनों आरक्षण 60% था, तो बचे हुए 27.5% को राउंड फिगर के रूप में मंडल जी ने रिकमेंड कर दिया कि इस 52% को 27% फिलहाल आप दे दिया जाए, क्योंकि नहीं से कुछ भाई कुछ तो मिले, शुरुआत तो हो। तो उन्होंने सोचा अगर इनका हम 52% रिकमेंड करते हैं तो हो सकता है ये बात लटक जाएगी, फिर ये भी ना मिल पाए। तो उन्होंने सोचा कि चलो फिलहाल 27% शुरुआत की जाए,
27 जिस दिन आ जाएगा, तो अगर 27% लोग पहुंच जाएंगे, जब ये मजबूत होंगे तो अपने आप ये 52 भी कर लेंगे। इसी डर से ये जो मनवादी व्यवस्था में लोग बैठे हैं, मतलब हम लोग गाली कभी कांग्रेस को देते हैं, कभी कम्युनिस्ट को देते हैं, कभी भाजपा को देते हैं, लेकिन ये इनके असली चेहरे नहीं पहचान रहे हैं। असल इनका चेहरा जो है वो तीनों में एक ही लोग बैठे हुए हैं, वो हैं सारे आरक्षण विरोधी। और वही लोग जो है तीनों पार्टियों में बैठे हुए हैं, और वो किसी न किसी रूप से इस को डिरेल करते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारा विरोध कोई पार्टी नहीं कर रहा है, हमारा विरोध करने वाला एक वर्ग है, एक वर्ग है, एक विशेष लोग है। वो चाहते हैं कि इसको लागू ना हो, और जब कानून बन गया तो उस कानून को कैसे डिरेल किया जाए, वो इस प्रयास में लगे हैं, जिसके वजह 27 में आज कहीं 7%, कहीं 10%, कहीं 15% मुश्किल से लोग नियुक्त हुए हैं। अब 27% पूरा भरा भी नहीं जा सका है। अगर 27 भर जाता तो इतनी तादाद होती कि ये फिर 52% की लड़ाई शुरू हो जाती। तो ये 27 ही भरने नहीं, जिसकी वजह से आप 52% की लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप 27 जब मनुष्य का पेट ही नहीं भरेगा तो दूसरी चीज सोचेगा नहीं। तो जो 27 ही नहीं भरने देंगे तो 52 की आप सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको 52 में 27 लटका दिया ताकि आप 52 की सोच ना सको कभी। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, यह जो 27% है ये केंद्र के लिए है, ये राज्यों पर लागू नहीं है। आप इंदिरा साहनी जजमेंट को पढ़िए, उसमें लिखा है कि ये जो है एक जनरली है 50% है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह 50 से ऊपर जा सकता है। इन्हीं विशेष परिस्थितियों की वजह से तमिलनाडु में, कर्नाटक में जो पहले से ही, आंध्रा में पहले से ही 50 से ज्यादा वहां पर ऑलरेडी आरक्षण है, 69% वहां आरक्षण चल रहा है। तो राज्यों पर यह नहीं है, क्योंकि हर राज्य में SC ST OBC का जो अनुपात है वो अलग अलग है। अब कहीं पर तो SC ST जो है आपको 35, 36 से 40% हो गए हैं। MP और छत्तीसगढ़ लीजिए और झारखंड का, तो वहां पर 36% ये लोग हैं, जिसकी वजह से वहां 14% OBC को दिया गया है। ये जो है खुद इसे जजमेंट के खिलाफ है। जजमेंट का कहना है कि विशेष परिस्थितियों में ये 50% लागू नहीं होगा, 50% से ज्यादा भी जा सकता है। और इसी बात पर हरियाणा में ज्यादा हो गया है, आपको राजस्थान में ज्यादा हो गया, महाराष्ट्र में भी ज्यादा हो गया है। तो इस तरह से ये राज्यों पर लागू नहीं है, ये सिर्फ केंद्र पर लगेगा 50%। राज्य अगर चाहें तो अपने आंकड़े इकट्ठे करके वो 50 से भी ज्यादा आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अभी जो लागू किया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, वो एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह शुरू किया। ना कोई उस पर कोई डाटा इकट्ठा किया, ना कोई कमेटी बैठाई, ना उसका कोई सर्वे कराया। अब मराठा के लिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, उसके लिए कोई डाटा इकट्ठे करवाए, फिर उसने उसको लागू किया। इसकी वजह से वो हुआ क्या, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पास हो गया मराठा आरक्षण। उसी तरह से तमिलनाडु ने किया था ये काम, आंध्रा ने किया था ये काम, कर्नाटक ने किया, पूरे आंकड़े तैयार करके अपने लोगों के लिए पूरी व्यवस्था। जी अब मनोज कुमार जी, लगा कनेक्शन कट गया है सर जी। जी अभी 2 बातें निकल करके आई बीच में। हाँ कि उसको उसकी आबादी के हिसाब से, इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा सर कि बिहार में जैसे वैश्य में जो बनिया है, तेली है, हलवाई, वो भी मतलब जी तेली हलवाई। जी हाँ, तेली और हलवाई क्या कह रहे हैं? और बनिया जो कि वैश्य में आते हैं, तो इनको भी OBC में रखा है। तो मंडल आयोग ने तो बहुत अच्छा काम किया था, 3743 जातियों को इसमें रखा था। और अपने सिफारिश में उनका ये भी था कि इसकी जनगणना की जाए, जातियों की आंकड़े जुटाए जाए, लेकिन ये तो फिर हुआ नहीं कभी। तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि सभी अलग अलग राज्यों में जो स्वर्ण में भी आते हैं, जैसे ठाकुर का उन्होंने कहा,
उसी प्रकार बिहार में वैश्य में जो आते हैं वो भी ओबीसी में आते हैं उनके लोग। तो अन्य जातियों के लोग, अन्य अन्य वर्ग के भी लोग इसमें हैं ओबीसी में। तो मंडल आयोग का काम तो बहुत अच्छा था और काफी मेहनत करके आंकड़े जुटाए थे, जिसमें और उनकी और सिफारिशों को नहीं लागू किया गया। जी राजेंद्र सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी कनेक्शन की वजह से। हाँ, अपनी बात को पूरा करिए। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि जो उत्तर भारत में सरकारें हैं वो कहीं न कहीं मनुवादी व्यवस्था से विचारों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से वो कभी नहीं चाहते हैं कि इनका पूरा प्रतिनिधित्व मिले। यहाँ तक कि जो SC ST OBC की जो पार्टियां हैं, इनके भी नेता जो है कहीं न कहीं अपने लोगों के लिए काम करने में विफल रहे हैं। उनमें वही जमींदारों की मानसिकता रही है कि हम एक बार कुछ बन गए तो मेरे लोगों पर शासन करना मेरा अधिकार हो गया है। वो कभी अपने लोगों की भलाई के लिए मुकम्मल काम नहीं कर पाए हैं। तो इसी वजह से आज अपने ही लोगों के प्रति आता है, खासकर नॉर्थ भारत के लोगों में अपने ही वर्ग के नेताओं के खिलाफ जो घृणा होती है। इसी वजह से कि वो सत्ता में जब आते हैं तो वो ही ज्यादा उत्पीड़न करते हैं अपने लोगों का, बजाय सवर्णों के या मनुवादियों के। तो हमारे लोगों ने बहुत धोखा भी दिया नेताओं ने अपने लोगों को, जिसकी वजह से आज इनके पास एक जो है विश्वास का संकट हो गया है हमारे नेताओं को। उनमें जो है ट्रस्ट डिफिसिट है, उनके पास कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है उनके लीडरशिप को हमारे लोग, जिसका नतीजा है कि इन सारे कमी को भरने के लिए भाजपा ने फायदा उठाया और वो सारे वोट बटोर के ले गए हैं। एक चीज और इसमें मैं जो चाहूंगा कि जो 16/4/16-15 है, 16/4/15 में जो कहता है, 15 में तो कहता है SC ST और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड को उच्च संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा एडमिशन, और 16/4 कहता है कि बैकवर्ड को दिया जाएगा। तो यहाँ क्लियर नहीं है कि बैकवर्ड का क्या मतलब है, सोशल एजुकेशनली का क्या मतलब है, SC ST का क्या मतलब है। तो इसीलिए आर्टिकल 340, 41, 42 लगा कि 340 को डिफाइन करता है कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कौन होगा, यानी बैकवर्ड कौन होगा। 41 SC को डिफाइन करता है, 342 जो है ST को डिफाइन करता है। ये सारा पावर जो है राष्ट्रपति के पास है। तो हर राज्य के सरकार जो है अपने गवर्नर को रेकमेंड करें कि भाई ये चीज आप भेजिए राष्ट्रपति जी को, इन जातियों को इस लिस्ट में दिया जाए। तो ये राष्ट्रपति को पावर है। तो 340 का मेन मकसद है कि ओबीसी की पहचान कैसे हो वो उसमें दिया हुआ है, और उसमें एक वाजबता कमीशन गठन करने की बात है। तो इसके लिए कमीशन गठित किया गया है तीनों के अंदर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो ये तीनों का कमीशन गठन हुआ है इन तीनों आर्टिकल के तहत। अभी एक मोदी जी ने शगुफा छोड़ा था कि मैं ओबीसी को 2-3 भागों में बांटूंगा, और इसमें जो है ओबीसी को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यधिक पिछड़ा में इसको जो है बांटूंगा। लेकिन ये काम देखिए एक लॉलीपॉप है। आज 3-4 साल हो गए इस आयोग का, कोई काम नहीं हुआ है। अब अगले 21 तक इसको पेंडिंग कर दिया गया है। तो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग को, MBC को बात समझना पड़ेगा, यह लोग हमारे को कोई फायदा देने वाले नहीं हैं। ये हमारा मिसयूज कर रहे हैं हमारे को वोट देने के लिए। अब जब डाटा ही नहीं है तो रोहिणी कमीशन किस आधार पर इसको 3 ग्रुप में बनाएगी? तो जो उपवर्गीयकरण करने की बात होती है तो किस आधार पर करेगी जब उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है? और अगर वो कर देती है किसी तरह से तो वो कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट में वो केस कौन लड़ेगा 10 साल? तो ये सारे हथकंडे मोदी के अपने हैं। तो हमें ओबीसी समाज को समझना पड़ेगा, खासकर MBC को, ये जो लॉलीपॉप दिया गया है आपको बरकरारने के लिए ये सब किया गया है।
जी सर, चौरसिया जी अति पिछड़ा समाज महासभा के अध्यक्ष हैं। ये बात हम जो है इन्हीं से पूछेंगे, चौरसिया जी से, कि जो एमबीसी जो है इस बात पे आज लड़ाई लड़ रहा है कि भाई बंटवारा हो, तो क्या इस संबंध में मैं चौरसिया जी से कुछ जानना चाहता हूँ इसी सिलसिले में सर। सर बहुत अच्छे। मैं जैसे कि अभी सर ने बताया भी कि हमारे अपने लोगों ने ही धोखा दिया। जब वो एक सत्ता कुर्सी पा जाते हैं तो उनको केवल अपने से मतलब रहता है, अपनों से कोई मतलब नहीं रहता। वो उनको अपनों से फिर मतलब नहीं रह जाता, केवल अपने से मतलब रखते हैं वो। जैसे कि अभी सर हम लोगों ने देखा होगा पिछले इसी मोदी के पिछले कार्यकाल में ये हमारे जो ये थे पटेल जी मंत्री। जी हाँ हाँ जी मैडम, अनुप्रिया पटेल जी ने संसद में भाषण दिया था कि 27-28 साल 1991 में मंडल कमीशन लागू हुआ और 1991 से आज तक भारत सरकार ने जो ओबीसी की भागीदारी है, अभी सर ने बताया ओबीसी की भाई 5.4% है। इसके रिस्पॉन्सिबल कौन? और जिस दिन वो संसद में भाषण देती हैं उसके अगले हफ्ते ही कैबिनेट का विस्तार हो जाता है, उनको मंत्री पद मिल जाता है। तब से उन्होंने, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, कभी भी ओबीसी के विषय में नहीं बोला है, कभी भी नहीं बोला है। तो जी सर, तो इस तरह से हमारे अपने लोगों को केवल अपने से मतलब है, अपनों से हमको कोई मतलब नहीं। सबसे पहले हमें एमबीसी लोगों को यह समझना होगा कि जो हमको सबसे बड़ा इस लोकतंत्र में अधिकार मिला है, मत का अधिकार, हम लोगों को वहां भी गुमराह किया जाता है। ये मतदान कहा जाता है, दान शब्द नहीं है सर, मताधिकार है। और वो अधिकार है कि हम राजा को रंक बना सकते हैं और अपने इस अधिकार को पहचानना होगा, इसका सही उपयोग करना होगा। उसके लिए सर मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि दो चीजें हैं। एक तो ना तो ब्राह्मण मनुवादी पार्टियों को वोटिंग करना है, मतलब क्योंकि शीर्ष पे वही है तो जो निर्णय लेंगे वही लेंगे, बाकी सबकी मानना मजबूरी है। तो ना तो मनुवादी पार्टियों को वोट देना है और ना मनुवादियों को वोट देना है। उसका रिजल्ट आप देखे हैं पिछले राज्यसभा के चुनाव में, इसी में हमारे जो उत्तर प्रदेश के सपा बसपा के बहुत सारे विधायक राज्यसभा के मेंबरी में वो अपने लोगों को वोट दे देते हैं, अपने लोगों को वोटिंग कर देते हैं। मतलब उनको पार्टी से मतलब नहीं। और हमारी पार्टी मतलब ये जो पिछड़े वर्ग की पार्टियां कुछ अपने को कहती हैं, उस पार्टी में यदि हैं तब भी वो कार्य उन्हीं का करती हैं, वो अपने लोगों का पूरा ख्याल रखती हैं। हम लोगों को यह चीज ध्यान देना होगा कि यदि पिछड़े वर्ग का कोई नेतृत्व कर रहा है किसी पार्टी में, उसमें भी यदि कोई मनुवादी कोई यदि टिकट मिल भी गया है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकट देना पड़ेगा उनको, वोटिंग नहीं करनी है। वोटिंग हमको अपने को ही करनी है और अपने जो पार्टी है उसको करनी है। दो चीज यदि ध्यान रखेंगे तो हमारी पार्टियों को भी समझ में आ जाएगा कि हम जो है इनको जब टिकट देंगे हमारे लोग वोट नहीं देंगे, और उनको भी समझ में आ जाएगा कि नहीं अब इनको अधिकार नहीं दे देंगे तो हम चले जाएंगे, क्योंकि उनकी औकात नहीं है। 3%, 15% कुल है, 85% हम है, 52% ओबीसी चाहे तो हमेशा राज्य करे भारत के लोकतंत्र में, और इसको 5.4% अभी इसका अधिकार नहीं मिला है। बहुत ही शर्मनाक विषय है। और इसका कारण केवल है हम आपस में बिखरे हुए हैं, तोड़े गए हैं, बिखेरे गए हैं, बांटे गए हैं। बटे नहीं है सर, बांटे गए लोग हैं हम लोग। तो हम लोग जो बांटे गए हैं, जी सर, इस चीज को समझना होगा। इस चीज को हमारे नेतृत्वकर्ता जो भी है समझना होगा और समझाना होगा हमारे लोगों को कि हमको जो अधिकार मिलेगा वो शिक्षा से मिलेगा। हमको हमारे महापुरुषों ज्योतिबा फुले, पेरियार जी को पढ़ना होगा, पेरियार जी को मानना होगा। पेरियार जी ने, जो अभी सर कह रहे थे, पेरियार जी के ही संघर्ष का ये कारण है कि जब वहां आरक्षण की जब बात हुई तो वहां, जैसे अभी सर बता भी रहे थे कि 69% तमिलनाडु में, और आज नहीं 1927 से आरक्षण वहां मिला है तमिलनाडु में। 1927 से पेरियार जी का संघर्ष है। 1927 से 69% आरक्षण तमिलनाडु में आज और आज भी मिला है। 1927 से सबसे पहले आरक्षण मिला। ज्योतिबा फुले जी को पढ़ना होगा, पेरियार जी को पढ़ना होगा। और हमको, और इस समय जो हमें जो ट्रेड देखने को मिलता है, लोग जानते नहीं है, केवल मानते हैं। मानना नहीं है, हमको पहले जानना है तब मानना है। अंधभक्त नहीं बनना है। वो चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे पेरियार जी हो, चाहे फुले जी हो, हमको उनकी बातों को, उनके विचारों को ग्रहण करना है और अपने लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन केवल हम उनकी पूजा करें
ये बात अच्छी नहीं है। यदि जो पूजा का ट्रेंड चला है ये मनवादियों की ही ट्रेंड है। मनवादियों ने महात्मा फुले को भगवान विष्णु का 10वां अवतार बता दिया, तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं इनको मिस यूज करेंगे हमारे लोगों के लिए। जैसा जानेंगे कि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है तो वो फिर कोई मैं सर एक वाकया बस छोटा सा सर जिक्र करना चाहता हूँ, याद आ गया। यही हमारे यहाँ 19 जब काशीराम जी अपना यहाँ उत्तर भारत में अपना मिशन चला रहे थे, उस समय हमारे जिले के एक बहुत बड़े वकील के मुंशी थे। वो कक्षा 5 पास थे आप समझिए, और उन्होंने सुल्तानपुर में लगभग 32 विद्यालय की स्थापना करवाई है। एक वकील के वो मुंशी थे, पंडित रामकिशोर तिवारी जी। पंडित रामकिशोर तिवारी जी से एक बार अम्बेडकर जयंती के लिए लोग आ रहे थे। 1982 में कितना मेहनत था सर आप समझिए। तो पंडित रामकिशोर तिवारी ने कहा कि यार वो तो बहुत अनऑफिशियल लैंग्वेज है कि तो जो कहते हैं लोग एससी को नाम से नहीं कहना चाहिए ऑनलाइन। तो उन्होंने कहा कि ये लोग तो बौरा गए हैं, क्या करेंगे? कहें अरे यार थक, तुम परेशान काहे को, अम्बेडकर की एक मूर्ति लगवा देंगे, इनको भगवान घोषित कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये ट्रेंड जो चल रहा है ये अच्छा नहीं। हमको डॉक्टर अम्बेडकर, फुले, पेरियार, ललई यादव या हमारे शिवदयाल सिंह चौरसिया, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव कुशवाहा, ये सबको इनके संघर्षों को, इनके त्याग को पढ़ना होगा, इनके विचारों को अपने लोगों तक पहुंचाना होगा, और ये कांवड़ यात्रा और ये धर्म के उन्माद से दूर इनको ले जाना होगा। इनको वैज्ञानिक सोच पैदा करनी होगी, तभी हम लोग वास्तव में। और जिस दिन ये देख रहे हैं क्या ट्रेंड चल रहा है, फिर वही मनवादी व्यवस्था, वही मन विधान ला रहे हैं। तो ये ट्रेंड को हम हटाने के लिए हम सबको आके रोड पर समय समाप्ति की ओर है। फिर मैं कंक्लूजन की ओर चलता हूँ मनोज जी के पास। मनोज जी थोड़ा सा कंक्लूजन की ओर ध्यान दीजिए जी। हाँ सर, नहीं चौरसिया जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और मतलब इन्होंने बात कही कि मनुवादियों से होशियार रहना होगा, उनके षड्यंत्रों से होशियार रहना होगा, और हमारे महापुरुषों का वो दुरुपयोग न करें, इसके प्रति सचेत रहना ही होगा। और उन्होंने ठीक कहा, शिक्षा तो महत्वपूर्ण है ही। मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा कि ये जो निजीकरण हो रहा है, जबकि मंडल आयोग की सिफारिशों में ये भी था कि सरकार का पैसा जहां भी किसी भी निजी संस्था में अगर जाता है किसी रूप में, तो वहां भी आरक्षण की व्यवस्था हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने एक बार कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से, मतलब उन्होंने किया था कि मैं क्षेत्रों में भी आरक्षण का समर्थक हूँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कही और हो गया, फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। या अभी जो निजीकरण होता है या जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर विचार होने की जो बात हो रही है, उस पर वो अभी भी चुप है। तो एक तो अपने नेताओं से भी सावधान थोड़ा रहने की जरूरत है, लेकिन ये जरूर है कि पिछड़े वर्गों को मंडल आयोग के वजह से थोड़ा फायदा जरूर हुआ, जो 27% शैक्षणिक और नौकरियों में, लेकिन और भी सिफारिशें लागू नहीं हुई। तो जो जैसे मोहन भागवत जी का आ जाता है बयान बीच बीच में कि इस पर समीक्षा की जरूरत है, वो बिल्कुल गलत है। आप तभी समीक्षा कर सकते हैं जब मंडल आयोग की और भी सिफारिशें लागू होती 20 साल के लिए, तब वो सब तो हुई नहीं। तो यहाँ उस पर समीक्षा की जरूरत कहाँ है? पहले तो आप पूरा उसको लागू कीजिए। और इधर निजीकरण का बात तो हम लोग झेल ही रहे हैं। तो थैंक यू सर। तो इन सब यहाँ सर जो है, अब क्योंकि समय अब हम जो है बढ़ रहे हैं इसकी ओर, ये एक बात हम कहेंगे, जैसे समीक्षा की बात ये लोग करते हैं, तो समीक्षा जो शासन प्रशासन में धन धरती में 99% जगहों पर बैठे हुए जो लोग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके बारे में समीक्षा करने की बात नहीं करेगा। ओबीसी के आरक्षण की समीक्षा करने की बात करेगा, ये धुरते करेगा, ये बात नहीं आएगा धुरते करने से। सर मैं राजेंद्र साहब सर के पास चलूंगा सर इस पूरी डिबेट का कंक्लूजन देने के लिए, और मनोज जी कुछ कह रहे हैं, वो अपनी बात पूरी कर दें जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूँ कि अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें देखिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का जो कट ऑफ गया है, वो तो आपके पिछड़े वर्ग से नीचे का चला गया है। तो हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और
10% कितनी आसानी से मिल गया और हमें 27% के लिए कितना प्रतीक्षा करना पड़ा। तो सबसे पहले अभी तो हमें इस बात के लिए लड़ना होगा कि अगले जनगणना में हमारी गिनती हो, पिछले बार वो गिनती हो, ये महत्वपूर्ण है बहुत। इसी पर बहुत कुछ आगे निर्भर करेगा। जी सर, जी सर। जी, बाकी धन्यवाद आप सभी के प्रति। सर सर एक मिनट आधा मिनट मिल जाए सर। एक चीज मैं सर ये कहना चाह रहा था। जी जी सर, बस क्षमा चाहता हूँ। ये मैं कहना चाह रहा था कि हम अपने लोगों को जो भी कोई कार्यक्रम करें, हम उनको संविधान पढ़ाएं। हमको ये जानना है कि पढ़ना क्या है, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं पढ़ना हमको क्या चाहिए, पढ़ क्या रहे हैं। जो पढ़े लिखे हमारे लोग हैं वो भी नहीं जान पाते हैं पढ़ना क्या है, पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ना क्या चाहिए। हमको संविधान, सभी लोगों को संविधान पढ़वाना चाहिए। और किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी हम 10 लोग यदि हों तो संविधान की उद्देशिका उनको संकल्प दिलाएं और उसमें सारी चीज समाहित है। तो हमें को ये चीज जानना होगा, संविधान की उद्देशिका का जो भाव है वो सभी लोगों के पास, अपने सभी एक एक बच्चे के पास पहुंचाना होगा और उसकी उद्देशिका रट जानी चाहिए सभी लोगों को, जिससे वो अपने हक और अधिकार को समझें और जाने। संविधान पढ़ना है, पढ़ना क्या चाहिए, पढ़ क्या रहे हैं, जानना क्या चाहिए, जान क्या रहे हैं, मानना क्या चाहिए, मान क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। जी 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 सर। वकील साहब, हाँ 10 मिनट का समय देंगे सर आपको। पूरी सभा को, पूरी डिबेट को कंक्लूड करने के लिए 10 मिनट का समय हम आपको देंगे सर। आज एक्स्ट्रा हमने ले लिया 10 मिनट का समय। जी सर। जी, अभी हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बातें, जानकारी दी हैं। आपने सवाल भी रखे हैं बीच बीच में। जी जी। अब सबसे पहले सर, जितने भी हम समाज हैं, SC ST OBC के जो सामाजिक संगठन हैं, इनको पहले तो एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट हो करके इनको अब एक नई तरह की अपनी नीति बनानी पड़ेगी जो इस मनवादी नीतियों के काउंटर कर सके। अगर हम ये लाएं कि अब इस देश में सबकी शिक्षा एक समान होगी, कोई भी स्कूल अब प्राइवेट नहीं होगा, सबको सरकारीकरण कर दिया जाएगा। इस देश के सारे हॉस्पिटल को हम निजीकरण से हटा करके प्राइवेट करेंगे। सारी कंपनियों को हम सरकारी कर देंगे। नहीं तो वहां पर SC ST OBC का अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जहां नहीं मिलेगा इसका प्रतिनिधि, उन सबों को मैं सरकारीकरण करूंगा। एक ठोक के पॉलिसी में बनाने की जरूरत है। ये सारे सामाजिक संगठन मिल करके एक अपना मैनिफेस्टो बनाएं और ये सीधे लागू करें कि प्राइवेट स्कूल में 52% OBC का पढ़ेगा, 22.5% SC ST का पढ़ेगा। अगर नहीं है तो उस स्कूल की मान्यता रद्द करूंगा और उसको टेक ओवर करूंगा। जिन कंपनियों में एम्प्लॉय में हमारे 75% लोग नहीं हैं, उन कंपनियों को मैं रद्द करूंगा, उसका टेक ओवर करूंगा। और निजीकरण अगर कोई इस तरह से किया है और उसको मैं देशद्रोह की संज्ञा में लाऊंगा। निजीकरण करने वाले और उसको भाग लेने वाले लोग उसको देशद्रोही के रूप में घोषित करके उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो इस तरह की चीजें लानी पड़ेगी और हम समीक्षा करेंगे। अब समीक्षा होगी हमारा अनुपातिक भागीदारी की। हर जगह अगर हमारा अनुपातिक भागीदारी नहीं होगी तो ऐसे लोग जो इसका विरोध करेंगे वो इस देश को छोड़ के जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो हमें अब एक कंक्रीट अपनी भाषा में जवाब देने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक हमारा कॉमन इस तरह का एजेंडा तैयार करने पड़ेंगे और करेंगे। ऑल रैंक 1 पे कोई भी पद पर होगा उसको एक ही वेतन दिया जाएगा। हम इस देश में आर्थिक आधार पर पदों का सृजन नहीं करेंगे, पदों का सृजन योग्यता के आधार पर करेंगे। अगर कोई टीचर या कोई मान लीजिए कोई मंत्री है, कोई संतरी है, राष्ट्रपति है या चपरासी है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या मुंसिफ मजिस्ट्रेट हो या मजदूर हो या मैनेजर हो, सबका पे मैं बराबर करूंगा। इससे क्या होगा, जो लोग ज्यादा तनख्वाह के लालच में 2 नंबर की डिग्री खरीद लेते हैं और फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर तनख्वाह समान कर देंगे, वेतन एक कर देंगे तो ये चोर बाजारी बंद हो जाएगी
और जो सही लोग होंगे, जो मेरिटोरियस होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। और ऐसे लोगों के लिए हम स्पेशल व्यवस्था करेंगे, स्पेशल एजुकेशन की, स्पेशल ट्रेनिंग की, कि जो चाहते हैं कि इसी तनख्वाह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कोई टीचर के तनख्वाह प्रोफेसर का काम करना चाहेंगे तो उनको प्रोफेसर का एजुकेशन दिया जाएगा, प्रोफेसर की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर कोई मजदूर के तनख्वाह पर मैनेजर काम करना चाहेगा तो उसके मैनेजमेंट की स्टडी दी जाएगी, उसको मैनेजमेंट का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर कोई चौकीदार के तनखे पर बहुत बड़ा पोस्ट को करना चाहेंगे, अगर वो कलर के वेतन पर अगर वो अफसर का पद संभालना चाहेंगे तो उनको अफसर की ट्रेनिंग और अफसर की एजुकेशन दी जाएगी। तो हम ये लाएंगे ऑल रैंक वन पे। ये फार्मूला जिस दिन हम इंट्रोड्यूस कर देंगे इस देश में, आपको जो है, अगर आप कर दीजिए कि गटर साफ करने वाले का तनख्वाह जो है सफाई कर्मचारी जो सुपरिटेंडेंट है उससे ज्यादा होगी तो लोग सुपरिटेंडेंट की नौकरी छोड़ने लग जाएंगे। तो आप खाली पे बढ़ा दीजिए नीचे वाले लोगों को। नीचे वाले लोगों का जिस दिन पे बढ़ेगा उस दिन ऊपर से लोग छोड़ के भागना शुरू कर देंगे। जो सफाई कर्मचारियों का सुपरिटेंडेंट होता है वो भी गटर साफ करने लगेंगे तनख्वाह ज्यादा लेने के लालच में। तो इसीलिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट उल्टा बनाना पड़ेंगे। बाहर के देशों में जो ह्यूमन वर्क करते हैं सफाई कर्मचारियों की, वहां पर तनख्वाह ज्यादा है। वहां पर देखिए तो लोग जो है उनकी कितनी इज्जत करते हैं, वो कार से आते हैं जाते हैं। तो आप नीचे के लेवल का खाली उनका पे आउट बढ़ाइए, अपने आप लोगों का जो है माइंड सेट रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह से डिसीजन लेने होंगे। और बाबा साहब ने कहा था कि हमें सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए बहुत जरूरी है कि आर्थिक समानता भी होनी जरूरी है। अगर आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक हम सामाजिक समानता नहीं ला सकते हैं। और वोट बराबर हो गया, लेकिन वोट बराबर होने से आपका राजनीतिक हैसियत बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका सामाजिक और आर्थिक हैसियत बराबर नहीं है। तो उसके लिए आपको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी बराबर होने की जरूरत है, तभी सामाजिक न्याय आपको, राजनीतिक सत्ता मिल सकती है और बराबरी मिल सकती है आपको। तो इसीलिए जो है हमें सामाजिक संगठनों को इकट्ठा होकर के एक मैनिफेस्टो बनाना होगा, एक अपना कोई डिक्लेरेशन लाना होगा। लोगों के बीच ये बात लानी पड़ेगी कि हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे। अब ऐसे अपना खाली भीड़ जुटा कुछ बातें भाषण दे आते हैं, चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों के पल्ले पड़ती नहीं है बात। आज हमारे स्टूडेंट को कुछ पता नहीं चल रहा है कि उसके लिए क्या करेंगे, बेरोजगारों को पता नहीं चल रहा हम उसके लिए क्या करेंगे, किसानों को पता नहीं क्या करेंगे। सामाजिक संगठन हम बना लिए, ओबीसी SC ST की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, हमारे मजदूरों को पता नहीं कि हमारे लिए क्या करेंगे। आज जो है हमारे लोगों का नेतृत्व करने वाला वही मनवादी लोग है। आज भेड़ों का रक्षक भेड़िया बना हुआ है। जब तक ये भेड़िए भेड़ों की रक्षा करेंगे तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता, वो तो उनके भक्षक हैं, उनका तो भोजन है वो। कोई भी आदमी किसी अपने जिसका भोजन है, क्या वो आदमी उसको अपना रक्षक बना सकता है? तो ये चीज हमें लोगों को समझना पड़ेगा कि ये भेड़िए लोग जो है भेड़ों की खाल में बैठ करके हमारे लोगों का शिकार कर रहे हैं। तो हमें नेहरू जैसे लोग, गांधी जैसे लोग, या अभी मोदी जी जैसे लोग, या भागवत जैसे लोग, ये जो है भेड़िए की हैं, जो भेड़ की खाल पहन करके हमारे लोगों का शिकार कर रहे हैं। हमें ये चीज समझना पड़ेगा। ज्योतिबा फुले ने कहा था कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि डिग्री ले लो MA PhD की। शिक्षा का मतलब है कि आपको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। अगर आपने ये कर लिया, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, आपकी शिक्षा पूरी हो गई। तो जिस दिन हम अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना जान जाएंगे उस दिन हमारा शिक्षा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमें सीखना पड़ेगा फूले जी के कि हमारे दुश्मन कौन है, हमारे दोस्त कौन है, जो उन्होंने बताए हैं उसके आधार पर उसकी पहचान करें और अपने लोगों में एकजुटता लाएं, एक होने की कोशिश करें और एक प्लेटफॉर्म तैयार होकर के लड़ाई लड़ें तो आपका सफलता भी है। थैंक यू सर। वकील साहब, समय अब हम समाप्ति की हो रहे हैं, 1 मिनट हम मनोज जी को देंगे। मनोज जी, इस पर सर की कुछ टिप्पणी है, इस पर जो कहा है सभी संगठनों को एक आना है। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। जी जी, 1 मिनट का समय हम आपको देंगे। जी जी, जो ये कहा है कि जो ना सारे संगठनों को एक करना होगा,
सारे संगठनों को एक करने की बात जो सर ने कही है जी, इस जी, पे आपकी नहीं, मैं उससे सहमत हूँ। किसी भी लड़ाई जब तक संगठित नहीं हो कैसे जीतेंगे। तो संगठनों को एक तो करना होगा, और इसमें कोई भी आप लोग इसमें भूमिका निभा सकते हैं। और आप हैं ही अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन के, आप इसमें एक भागीदारी निभाइए, लोगों को पत्र लिखिए। इस लड़ाई को अकेले तो नहीं जीता जा सकता, नहीं, अकेले नहीं एक साथ लड़ना होगा। मैं जी सर, सहमत बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद जी। चौरसिया जी, आपका भी मैं ख्याल इसी के जो सभी संगठनों को एक करने की बात हो रही है, इस पर भी मैं आपका विचार चाहता हूँ। जी चौरसिया जी, जी चौरसिया जी, लगा आप आवाज नहीं जा पा रही है जी। सर तो वकील अब साहब, इजाजत दीजिए मुझे। जी चौरसिया जी एक सवाल चाहते थे आपसे, सारे संगठनों को एक बताने की बात। आपकी आवाज नहीं मिल रही है। लग रहा दोबारा जब आए कट करके उनकी आवाज नहीं मिली। वकील साहब, आप अपनी बात जारी रखिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं कि क्या एक मदर इंडिया पार्टी नाम से संगठन बना करके और नए घोषणा पत्र के साथ आया जाए, मदर इंडिया पार्टी। जी, क्यों मनोज जी? हम सारे संगठनों को आमंत्रित करते हैं कि एक अगर मदर इंडिया पार्टी हम बनाते हैं, और उसका एक घोषणा पत्र हो एकदम पूरा खुल्लम खुल्ली आर पार की लड़ाई के साथ। जी 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 जी, अच्छा कंसेप्ट दिया। मदर इंडिया पार्टी, ना SC ST OBC कोई झंझट ही खत्म, मदर इंडिया। जी जी, बहुत अच्छा सवाल। वकील साहब की भारत माता कहता है, क्या कहता हूँ, कोई भारत माता कहता है तो मैं मदर इंडिया कहता हूँ जी, और उसकी पार्टी हो जाए। चौरसिया जी अपना माइक अनम्यूट करिए 1 मिनट के लिए। चौरसिया जी, चौरसिया जी, अगर आवाज सुन रहे हो मेरी? हेलो हेलो हेलो, चौरसिया जी नहीं सुन पा रहे हैं सर। अब समय समाप्ति की ओर है। आवाज उनको नहीं मिल पा रही है। आवाज नहीं मिल पा रही। देखिए साथियों, AIBCA TV हम सब दबे कुचले वंचित समाज के अंदर जागृति लाने के लिए, उनके अंदर चेतना लाने के लिए, उनके हक अधिकारों को उनको बताने के लिए ये तैयार किया गया है। और इसमें आप सभी हमारे इस चैनल पर अपना विचार रखने के लिए आए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आदरणीय मनोज कुमार जी का भी, राजेंद्र साहू एडवोकेट साहब का भी, चौरसिया जी का भी। और फिर मैं जब आमंत्रित करूंगा, फिर हमारे बीच में आप लोग उपस्थित होंगे। और बिल्कुल, क्योंकि बिना समझाए ये काम नहीं होने वाला है। और क्योंकि ये जो सवाल आज 340 पर था, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से ये डिमांड आई थी कि आप बार बार आर्टिकल 340, 15(4), 16(4) की बात करते हैं, आखिर ये है क्या चीज? इस पर भी आप अपने विचार रखिए। तो उसी क्रम में मैंने आज ये विचार रखा। फिर 1-2 सवाल और लोगों के बीच की तरफ से आए हुए हैं। वो ये कहते हैं कि 16(4) में, संविधान सभा में 16(4) बनने के समय में और ये 15(4) बनने के समय में जो डिबेट हुई है, उन डिबेटों पे हम लोग जानना चाहते हैं। अभी एक आदमी ने लिखा है अभी कमेंट बॉक्स में कि 16(4) जब रखी गई थी संविधान सभा में डिबेट के लिए, उसमें पटेल जी, नेहरू जी और गांधी जी, अन्य लोग, मतलब जितने लोग थे पटेल संविधान सभा, उन्होंने क्या क्या कहा था, वो हम अगली डिबेट में लेकर के आएंगे। आज समय हमारा समाप्त होता है। साथियों, जितने भी देख रहे हैं, जो कमेंट लिख रहे हैं, उनको हम कहेंगे ये इस लंबा विषय है, इस विषय को हम अगली डिबेट में लेंगे। और ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपको भी धन्यवाद।